नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश में काफी समय से लव जिहाद का मामला चल रहा है। लव जिहाद को लेकर कई सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कानून भी बनाए हैं। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई बार लव जिहाद के ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बहला फुसलाकर शादी की जाती है और फिर उसे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता है। बात नहीं मानने पर उसे छोड़ दिया जाता है। कई बार दूसरे धर्म में शादी करने के बाद सामाजिक बहिष्कार की घटना भी सामने आई है। लव जिहाद का अलग अलग मामला है, अलग अलग परिभाषा है। कहीं प्यार करने वाले पर घर वाले उसे जबरदस्ती लव जिहाद का नाम दे देते हैं, तो कहीं सच में बहला फुसलाकर शादी करने के बाद नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। देश में कई ऐसे उदाहरण हैं। गुजरात में विजय रूपाणी सरकार को कथित लव जिहाद कानून पर हाईकोर्ट से झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। इसमें एक धारा एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी थी। इस पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया है, तब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने यह फैसला जमीयत उलेमा-ए हिंद की याचिका पर सुनाया है। जमीयत ने इस कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात सरकार ने इसी साल 15 जून को कथित लव जिहाद को रोकने के लिए गुजरात धर्म की स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 लागू किया था। याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने इस कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर जबरदस्ती से और लालच में फंसाकर की गई है। दरअसल 15 जून को लागू हुआ था कानून कथित लव जिहाद को रोकने के लिए। गुजरात सरकार का साल 1 अप्रैल को विधानसभा में इसे पास किया गया था। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे 15 जून से लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान हो गया। वहीं अगर पीड़ित एससी, एसटी, एससी समुदाय से है तो ये सजा 7 साल तक हो सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जबरन या धोखे से शादी करता है और उसके बदले धर्म बदलने का दबाव डालता है, तो उसे कैद और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है। अब सवाल यह है कि अगर लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज क्यों हो? क्या जोर जबरदस्ती और लालच देकर किसी को फंसाकर शादी करना लव जिहाद नहीं है? लव जिहाद का मामला है या नहीं, ये पहचान कैसे होगी? इसी मुद्दे पर आज हम हमारे खास पैनलिस्ट से बातचीत करके मामले को तह तक समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ शिवा असलम फहमी मेरे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे ही। सर, गुजरात लव जिहाद एक्ट में उस प्रोविजन के बारे में सबसे पहले बताइए जिस पर रोक लगी है। घनश्याम जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि आज ये नीड ऑफ द टाइम है। ये जो सब्जेक्ट आपने लिया है और काफी सारी लोगों को के दिमागों में अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लॉज को बना रही हैं और पास कर रहे हैं जी। गुजरात का भी आपने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया। इसके बारे में बताना चाहूंगा कि 2003 में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट बना, जिसका कि संशोधन हुआ 2021 में। उसके हिसाब से इंटर रिलीजन मैरिज के लिए जो उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए ये बना। और इसके बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा घनश्याम दास जी, कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम के एक लिली थॉमस करके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत पॉपुलर एक जजमेंट है, जिसमें भी इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर और इन सभी चीजों को लेते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट को उसको अपनी पिटीशन लगाई थी। जहां तक कि गुजरात हाई कोर्ट का जो अभी लेटेस्ट जजमेंट है, ये जमीयत उलेमा-ए हिंद गुजरात करके एक वहां की बॉडी है जिसने ये पिटीशन लगाई थी। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है अमेंडेड, जो 2021 का है, पर्टिकुलरली सेक्शन 3, 4, 4A से 4C तक, 5, 6, 6A के यूज का रिस्ट्रेन किया जाए। उन्होंने घनश्याम जी बेसिकली उनका पर्पस ये था कि लव जिहाद के बहाने से इंटर रिलीजन मैरिज में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को लेकर पुलिस फटाफट ऑन द डायरेक्शंस ऑफ देयर बॉसेस और ऑन द इंटेंशन ऑफ देयर पॉलिटिकल बॉसेस एफआईआर लॉन्च कर ली जाती है बिना किसी तथ्य के। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट ने
इसको रेस्ट्रेन किया है। उन्होंने, गुजरात हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला है इस जजमेंट के अंदर कि 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है, उसके बिना आप किसी भी आदमी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते हैं। वो 3 चीजें हैं घनश्याम जी की, एक तो जो शादी हुई हो इंटर रिलीजन जी, उसमें फोर्स का यूज नहीं हो। किसी तरह शादी हुई हो, फॉर एग्जांपल अगर लड़की को जबरन उठा लिया और उसको थ्रेट पे रखा और फिर शादी कर ली। दूसरा, उन्होंने कहा किसी तरह का लालच नहीं दिया जाना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे और इसको उसके स्टेटस को देखकर और वो शादी कर ली जाए या चीट कर लिया जाए। तो चीटिंग, ये 3 चीजें थी जिनको ध्यान में रखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर ये 3 चीजों का इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप एफआईआर नहीं करेंगे। और ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ इंटर्न ऑर्डर हुआ है पास, अभी फॉर द टाइम बिंग इसके ऊपर स्टे गया है। घनश्याम जी, 3 ग्राउंड्स बेसिकली हैं इसके अंदर जो चैलेंज किए हैं मुख्य तौर पे इस पेटिशन के अंदर। एक तो उन्होंने, पेटिशनर ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका वायलेशन हुआ है। और वो 25 क्या है? आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ ए पर्सन टू फॉलो एंड प्रीच हिज रिलीजन। मतलब कोई भी आदमी जो चाहे वो धर्म को अपना सकता है और उसको बढ़ावा दे सकता है, पढ़ा सकता है दूसरे लोगों को जी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 21 का, जिसमें कि संविधान ने हमें पर्सनल लिबर्टी दी हुई है, हमें ग्रांट की हुई है जी। और तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 2003 का जो संविधान, ये गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, क्योंकि 2003 में हुआ था, उसमें सिर्फ 3 चीजों के ऊपर बल दिया गया था कि वो फोर्स से ना हो, या कोई ल्योर करके लालच देकर ना हुआ हो, या चीटिंग से किसी तरह का विवाह ना हुआ हो, इसको रेस्ट्रेन किया है। घनश्याम जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि इस पर्टिकुलर एक्ट के कारण दूसरे भी कई स्टेट्स में ये आजकल एक्ट एक्टिव है, जैसे सर, और कई जगह ये भी पाया बात गया करेंगे है। सर, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे इस डिबेट में आगे इस पे भी बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए सर, शिवा जी भी मेरे साथ हैं। तो शिवा जी, असल में मूल सवाल ये भी है कि लव जिहाद का मामला किसी शादी में है या नहीं, ये पहचानेंगे कैसे? ये पता कैसे चलेगा मैम कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है भी या नहीं है? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है। उपाध्याय साहब, मेरे परिवार में 3 हिंदू दामाद हैं। अब अगर कोई उनके परिवार में चला जाता या हम लोग चले जाते पुलिस में, सही बात और है। ये साबित करने की, तो ये 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ कार्ड छप के बैंक्वे हॉल में इज्जत से ये तीनों शादियां हुई, कोई मसला नहीं आया। सवाल यही है कि हम अपनी बेटियों की मर्जी की इज्जत करना कब शुरू करेंगे? और ये जो डरा हुआ समाज होता है वो असहज बातें करता है। ये जो आपका अभी साथी पैनलिस्ट ने बताया, जो 3 आधार हैं, इसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, यार सीआरपीसी में कवर्ड है। लेकिन अब क्योंकि एक लीगल स्क्रूटिनी और जुडिशियल स्क्रूटिनी होती है कानून की, उसमें अगर ये जो भी संस्था है, जमीयत है या जमात है, जिसने भी ये किया है पिटीशन, अगर ये ना भी करते, हर नए कानून को उस स्क्रूटिनी में जा करके देखना पड़ता है कि इसमें स्पिरिट ऑफ जस्टिस और स्पिरिट ऑफ रैशनैलिटी कितनी है, वो उसमें ही स्ट्राइक डाउन हो जाता। इन्होंने, देखिए अब क्या हुआ है इस नए मामले में, जो 2021 का मामला है अमेंडमेंट का, उसमें उन्होंने संस्थाओं को और व्यक्तियों को भी लिया है। यानी कि अगर 2 बालिग लोग अपने घर से निकलते हैं और ये तय करते हैं हम साथ में रहेंगे, शादी करें या ना करें, शादी भी कर ले मान लीजिए, तो खानदान, पड़ोस, उन सबको जो उठा लिया जाता है, शायद उस पर रोक लगाने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार को पता ही नहीं है। और ये बात समझने की है कि भारत के हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सब कंजर्वेटिव लोग हैं। भारत का मुसलमान भी ये नहीं चाहता है कि उसके घर में, जो क्योंकि वो कंजर्वेटिव है, वो नहीं चाहता है कि किसी दूसरे समाज से बहू आ जाए। तो इस कानून से कोई डरा हुआ नहीं है। जो पुरातनपंथी तत्व हैं समाज के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो सब खुश हैं। जब उत्तर प्रदेश का कानून बना तो मुसलमानों में भी बहुत राहत थी, जो बुजुर्ग थे घर के, कि चलो भाई अब हमारी नहीं सुनता था लड़का या लड़की,
अब ये कानून बना दिया योगी जी ने, तो वो बड़े खुश थे। सवाल है इस देश के युवाओं का और इस देश के संवैधानिक अधिकारों का, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जो हक दिया है इस देश के संविधान ने, हम उसकी इज्जत क्यों नहीं कर सकते। जहां तक इसका सवाल है कि ये तीनों आधार की मैं बात कर रही हूँ, ये तो अगर कोई मुसलमान से शादी करे और उसमें भी ये लालच दे, सही बात है, उसमें भी वो तो भी वो क्रिमिनल है। हिंदू से शादी करे और वो झूठे वादे करे। आप बताइए कितने रेप केस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट दर्ज होती है, उसमें महिला यही कह रही होती है कि इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, मुझे शादी का वादा कर, कहती है ना, तो वो भी डिसेप्शन है ना, उसमें भी है। तो कानून हमारे पास पर्याप्त थे। ये एक तरह का नैरेटिव है और ये नैरेटिव सियासत को सूट कर रहा है कि कुछ लोगों को ये लगे या वोट बैंक को ये लगे कि देखो हम मामला टाइट कर रहे हैं और ये इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, कुछ जिंदगियां जो है वो कानूनी लपेटे में आ जाएंगी, बिल्कुल 5 साल 10 साल बर्बाद हो जाएंगे कुछ इंडिविजुअल्स के, लेकिन इससे समय की धारा तो आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। मेरे परिवार के जो युवा हैं, हम लोग अगर दोनों परिवार आपस में सहमति से खड़े होकर के शादियां कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, कौन रोक लेगा। प्रदीप जी, धोखा साबित नहीं होने तक एफआईआर नहीं, कोर्ट के इस फैसले को कानूनी तौर पे आप कैसे देखते हैं सर? इसका एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? घनश्याम दास जी, दो हिंदू अगर मैरिज एक्ट की बात करें हम, HMA, अगर 2 लोगों की शादी हो गई एज पर हिंदू एक्ट, उसमें सेक्शन 13 के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि अगर वो किसी कारण से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इस सेक्शन के अगेंस्ट वो पेटिशन फाइल करेंगे और उसमें कोर्ट देखती है, लेकिन उसमें मिनिमम 1 साल का सेपरेशन, और आपको ये प्रूव करना होता है कि उसके साथ क्रूएल्टी हुई है, जो भी पार्टनर इस केस को फाइल कर रहा होता है। घनश्याम जी, मुद्दा ये है कि इस चीज को एक प्रोविजन हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एक्ट है जो 1937 का है। क्या है घनश्याम जी, जो चिंता है गवर्नमेंट की या किसी की भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें कि शुरू में शादी कर ली, शादी करने के बाद आप दोबारा से रीमैरिज करने के लिए अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं घनश्याम जी, इतना इजी टॉपिक नहीं है, इतना सीधी बात समझना और कहना भी बहुत आसान नहीं है। शादी आपने की, बहुत अच्छी बात है, सक्सेसफुल रहते हैं। अब अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं आपको बॉलीवुड के एग्जांपल्स देता हूं, क्योंकि बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइंस होते हैं उनको लोग बाग अपना रोल मॉडल समझते हैं। अगर मैं मैडम जो हमारी को पैनलिस्ट हैं, अगर उनका ध्यान दिलवाऊं, चाहे वो किसी भी कारण से रहा हो, आप आमिर खान को ले लीजिए, आप ये मल्लिका शेरावत के हस्बैंड जो हैं उनको ले लीजिए, या कोई ऐसा ले लीजिए। जनरली ऐसा पाया गया है, ये मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं, ये जो ऑन रिकॉर्ड है वो बात मैं कह रहा हूं, कि यूजुअली अगर मुस्लिम हस्बैंड्स होते हैं तो उनमें परसेंटेज ऑफ लिविंग और डाइवोर्सिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हिंदू मेल अगर होता है उसमें। सर ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं अभी दूसरा भी एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने इसीलिए कहा कि ये जो वो एग्जांपल है जो सामने हमारे अवेलेबल है, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है, मैं तो जो ऑन रिकॉर्ड बात है वो बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर आप इसका अपोजिट माने तो कुणाल खेमू करके एक एक्टर है और उनकी वाइफ है सोहा अली खान। उनकी मैरिज बहुत अच्छे से चल रही है। मैं इस इंटर रिलीजन मैरिज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। अगर 2 लोग चाहते हैं और अच्छे से चाहते हैं, वैलिड हैं, अगर लॉ परमिट करता है, वो शादी करते हैं, अच्छे से रहते हैं, बहुत खुशी की बात है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया क्योंकि फिल्मी हीरो हीरोइंस को लोग बाग अपना मॉडल समझते हैं और उस मॉडल के आपके सामने एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। इसको बेसिकली हम पॉलीगैमी बोलते हैं घनश्याम जी, अगर जो इंटरकास्ट रिलीजन है। अब एक वेब सीरीज आई थी, आपको बड़े अच्छे से याद होगा, तांडव करके, उसमें भी यही तो हुआ था कि तांडव वेब सीरीज में वो कुछ इस तरह से एट्रोसिटीज दिखाई गई थी। अल्टीमेटली जो उसके मेकर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, या जो भी लोग वो थे, उनको अपोलोजाइज करना पड़ा था। इंडिया टुडे का भी एक सर्वे हुआ था अभी कुछ दिन पहले,
उसमें जो इंटर रिलीजन मैरिज की, ये मैं सब वो बोल रहा हूँ घनश्याम जी जो रिकॉर्ड पे है, इसमें मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। उसके हिसाब से 54% लोग अगेंस्ट थे इंटर रिलीजन मैरिज के और 36% फेवर में थे। अब घनश्याम जी मैं एक आपको अपना पर्सनल एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास भी केसेस हैं जिसमें ऐसा हुआ। एक मैटर के अंदर जो मेरे पास अभी भी पेंडिंग है अपने दिल्ली में ही, उसमें ऐसा हुआ, वो तो उसके बारे में तो मैं खुद उसका विटनेस हूं, मतलब विटनेस इन द सेंस कि मैं उसमें आर्गुइंग काउंसिल हूं। उसमें एक रिलीजन के लड़के ने दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी करी। उसके बाद कुछ दिन के बाद पहले उसने लड़के ने लड़की का जो रिलीजन था उसको अडॉप्ट किया। उसके कुछ दिन के बाद उस लड़की को घर ले जाकर उसको फोर्स किया कि वो दूसरा रिलीजन अडॉप्ट करे। तो लॉ ये कहता है घनश्याम जी कि अगर आप जो रिलीजन है, इट इज ए मैटर ऑफ फेथ, ये फेथ का मैटर है। आप किसी पर्पस के लिए पर्पसफुली चेंज ऑफ रिलीजन नहीं करेंगे। तो उस लड़की को कंपेल किया गया कि वो रिलीजन को चेंज करे और उसको फिर यातनाएं दी गई। अल्टीमेटली उस लड़की ने रेप के, और वो फिर सारे परिवार ने दे ट्राई टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। फिर एफआईआर लॉन्च हुई और बहुत कुछ प्रोसीडिंग्स हुई। तो मेरा अपना कहना यह है, लिली थॉमस एक बहुत पॉपुलर जजमेंट है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की 2000 अप्रैल में पास हुई थी। इसमें भी फंडामेंटल राइट ऑफ पेटिशनर मतलब लिली थॉमस का कहा था, और उसने कहा था कि इसमें 15 जो आर्टिकल 15 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और क्योंकि आप किसी भी आदमी को अदरवाइज सेक्स या रिलीजन के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन लॉ ये कहता है, ये इस तरह से कॉमन, ये सरकारों की नजरों में ऐसे काफी सारे उदाहरण आए, ठीक है, और उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि उसको ध्यान में कई रखते तरह हुए की स्थितियां हैं जिनकी ओर आप इशारा करें। लेकिन शिवा जी, क्या ये एक धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंदिश भी लगाता हुआ नजर आता है? इस ओर आपका विश्लेषण क्या है मैडम? सबसे पहले तो एक नेशनल चैनल पर बैठ करके इस तरह से बात करना कि मुसलमान मर्द जो हैं वो पॉलीगैमी करते हैं और हिंदू जब शादी करते हैं किसी मुसलमान से, तो ये बिना किसी आंकड़ों के, जबकि भारत सरकार का आंकड़ा है कि पॉलीगैमी करने वालों में इस समय सबसे नीचे नीचे मुसलमान हैं। पहले ट्राइबल्स थे सबसे ज्यादा, आज हिंदू समाज है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। और इसके बावजूद हमारे को पैनलिस्ट इतनी बड़ी भ्रांति फैला रहे हैं चैनल पे बैठ करके, मुझे बड़ा अफसोस है। उन्हें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का उदाहरण दे दिया, आमिर खान का। क्या उनकी पत्नी किरण राव को उनसे अलग होने का अधिकार नहीं? अगर वो अलग होना चाहती, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, तो क्या वो सिर्फ इसलिए कि वो आमिर खान की पत्नी, उनको बने रहना चाहिए? क्या उनको अधिकार नहीं उस आदमी को छोड़ने का जिसके साथ वो अब और नहीं रहना चाहती? ये पूरा मामला एक पूरी तरह से सक्षम महिला का मामला है जो अपनी हिफाजत कर सकती है, अपने अधिकारों की हिफाजत, और अपनी चॉइस से उसने कहा कि बस हम परिवार बने रहेंगे लेकिन हम पति पत्नी नहीं रहेंगे। उसने आकर के पब्लिक में स्टेटमेंट दिया। और हमारे को पैनलिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि बहुत अफसोसनाक है। एक मर्दवादी रवैया कि सिर्फ मर्द तय करेगा कि मुझे किसी के साथ रहना है या नहीं रहना है, महिला तय ही नहीं कर सकती। मैं फैमिली कोर्स में जाती हूँ क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे महिलाओं की मदद कर रहे होते हैं। ज्यादातर झगड़े मुसलमान शौहर मुसलमान पत्नी से, हिंदू शौहर हिंदू पत्नी से लड़ रहा है। ज्यादातर मामलों में मसला हिंदू मुस्लिम का ही है क्या? मैं देखिए, उन्होंने जो आपके को पैनलिस्ट ने ये सारी बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे मामले हुए हैं कि जहां उस हिंदू लड़की थी, पहले ये हो गया। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, अभी 2 घटनाएं घटी हैं जिसमें पति ने सड़क पर पत्नी को मारा है। दोनों पत्नियां हिंदू हैं, दोनों पति हिंदू हैं। कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। देखिए, परिवार के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है या जो भी गैर बराबरी है, उसके लिए सारा हिंदुस्तान चिंतित है, सभी महिलाएं चिंतित है, हिंदू मुसलमान सब। इसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ये पितृसत्ता है। पितृसत्ता हर जगह एक जैसा ही काम कर रही है, और इसीलिए हम मुसलमान महिलाएं भी अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, मैम, तो पितृसत्तात्मक समाज के इस नजरिए से आगे उठकर इन चीजों को देखना होगा, तभी इनका समाधान निकल सकता है। मेरे पास समय इतना ही है मैडम, समय मेरे पास समय इतना ही है मैम, समय इतना ही है। माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, समय इतना ही। शिवा जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए यूपीएन। नमस्कार।